जय हिंद एवरीवन। और क्या हाल है सबके। सबसे पहले आज अगर जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है, क्योंकि मैं ऐसी काफ़ी सारी वीडियोस अब आगे लाने वाला हूँ। ऊपर से तो हमारा सबसे पहला टॉपिक जो है वो है प्रियम्बल। हम सोच रहे हैं, तुम कह रहे हो सर प्रियम्बल क्यों पढ़ा रहे हो, कुछ बढ़िया पढ़ाओ। बट जब भी हम कोई पॉलिटी स्टार्ट करेंगे सबसे पहले तुम्हें प्रियम्बल पढ़ाया जाएगा। तो प्रियम्बल को हम दूसरे नाम भी से क्या जाना जाता है, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके पीछे की हिस्ट्री भी है, अब ये कैसे आया, क्या इसमें लिखा है और आगे मतलब इसका क्या रोल है, ये सारा हम पढ़ेंगे। और इससे रिलेटेड जितने भी केसेस हैं वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात, इसे तो सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। एक टाइप से ये किसका काम करते हैं, ब्लूप्रिंट का काम करता है। ब्लूप्रिंट कह रहे हो या फिर इसे कह लो कि इंडेक्स का काम करता है। जब भी तुम कोई बुक पढ़ते हो उसमें क्या होता है, एक इंडेक्स होता है, तुम्हें पता चलता है कि इस बुक के अंदर क्या क्या कंटेंट है। तो जब भी तुम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे उसमें पता चलेगा कि उसके अंदर क्या क्या कंटेंट है, जैसे सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सोवरेन, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, कब बन के तैयार हुआ था, कितना टाइम लगा था, कौन इसे पावर देता है। ये सारी चीजें हम इस प्रेम्बल के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, इसे हम एक और चीज से डिनोट करते हैं। क्या इसे कहते हैं हम की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। की नोट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसे हम की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। और जब हम इसके पहले पैराग्राफ पे अगर तुम ध्यान दो, ठीक है, ये क्या बताता है कि इसके अंदर हमें ये पता चलता है कि इंडिया क्या है। इंडिया एक सॉवरेन कंट्री है, सोशलिस्ट कंट्री है, सेक्युलर कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, रिपब्लिक कंट्री है। अब ये जो 5 टर्म हमने बताए, ये कुछ टर्म तो इनमें से पहले से प्रियम्बल में थे, कुछ हमने 42nd अमेंडमेंट के तहत ऐड किया है। अब वो कौन से टर्म थे ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर उसके बाद हमें इसमें पता चलता है जस्टिस प्रोवाइड होगा, इक्वालिटी प्रोवाइड होगी, लिबर्टी प्रोवाइड होगी टू द पीपल ऑफ सिटीजन और सिटीजन ऑफ इंडियन। ये सब भी हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरा, प्रियम्बल कोई गारंटी नहीं देता राइट्स की, सब्सटेंटिव राइट्स की। और ये इसे इन्फोर्सेबल कोर्ट में नहीं है, मतलब कि तुम ये नहीं कह सकते कि प्रियम्बल में ना ये चीज लिखा है, डेमोक्रेटिक वर्ड लिखा है तो हम मुझे डेमोक्रेसी नहीं मिल रही या कुछ भी, क्योंकि प्रियम्बल को कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं है। बट कुछ केसेस हैं, कुछ इंडियन कोर्ट्स में कुछ केसेस थे जिनके प्रियम्बल के ऊपर बातचीत हुई है। वो क्या केसेस थे वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगर तुम प्रियम्बल को ध्यान से पढ़ो, इसकी स्टार्टिंग में लिखा है वी द पीपल अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब वी, जब मैंने स्टार्टिंग में बोला वी द पीपल, कौन से पीपल, सिटीजन्स ऑफ इंडिया की बात हो रही है। तो इससे पता चलता है कि जो पावर है, असली पावर किसके पास है, ऑर्डिनरी सिटीजन्स के हाथ में है। वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ पीपल, मतलब असली में पावर सिटीजन के पास, कि हमने ये जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो प्रियम्बल, ये खुद को दिया है। ठीक है। उसके बाद सबसे पहली बात, ये प्रियम्बल का आइडिया आया कहां से, ये झंडा किसका है, ये झंडा है यूएसए का। तो सिंपल सी बात है कि हमने जो प्रियम्बल का जो कॉन्सेप्ट था, जो प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट था वो हमने कहां से लिया है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। और ये एक मॉडिफाइड वर्जन है, मतलब ये ओरिजिनल नहीं था, ये एक मॉडिफाइड वर्जन है किसका, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का। अभी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है क्या चीज, वो भी मैं आपको समझाता हूं। आप इस शख्स को तो पहचान ही रहे होंगे, ये कौन है, कौन है जल्दी बताओ, जवाहरलाल नेहरू। इनने एक चीज लाई थी इंडियन पार्लियामेंट में जिसका नाम था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनेगा, उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, मतलब बेसिकली इसके अंदर क्या थे, लेआउट्स थे किसके, कॉन्स्टिट्यूशन के, कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। और ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के आया कब, मतलब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया, अरे, तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब आया था, ये आया था 13 दिसंबर को, 13 डेक 1946 में। ये इंडियन पार्लियामेंट में दिखाया गया था कि हाँ ये चीज है, इसके बेस पे हम कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं। और इसे अडॉप्ट कब किया था, 22 जैन 1947 को। अब ये मत समझ लें कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ही हमारा प्रियम्बल है, नहीं। प्रियम्बल जो था ना सबसे एंड में बना था, प्रियम्बल क्या था, सबसे एंड में बना था प्रियम्बल।
ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन सबसे पहले लाया गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगा, और ये तुम बुक देख सकते हो, ये क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है पूरी की पूरी। तो जब हम इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है एक्ट, आर्टिकल्स, ये सब अभी हम आगे पढ़ेंगे, तो पहले अभी हम प्रियम्बल के बारे में पढ़ लेते हैं। तो हम जानते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे लीडर्स थे उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था इससे रिलेटेड। ये तो डेट गलती से आ गई, ये इग्नोर करो, ठीक है। तो सबसे पहले हम जब बात करते हैं, ये आता है के एम मुंशी की। अब के एम मुंशी ने कहा था कि ये क्या है, एक पॉलिटिकल हॉरोस्कोप है जो इट डिफाइन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ कंट्री, ठीक है, कि हॉरोस्कोप ऑफ आवर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और ये के एम मुंशी कौन है, ये एक ड्राफ्टिंग कमिटी मेंबर है। कौन है, ड्राफ्टिंग कमिटी मेंबर है, ठीक है। फिर जब हम अगले शख्स की बात करते हैं, उनका नाम है पंडित ठाकुर दास भरगवा, यहाँ पे लिखा भी हुआ है पंडित ठाकुर दास भरगाव, जो कि मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थे। इनने क्या कहा था कि एक प्रेशियस डॉक्यूमेंट है, कि प्रियम्बल एक प्रेशियस डॉक्यूमेंट है, इसे सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी इनने कहा था, और इनने कहा था की टू द कॉन्स्टिट्यूशन है, और इसे ज्वेल, मतलब एक कहते हैं कि एक काफी कीमती चीज। इनके स्टेटमेंट से पता चलता है कि कितनी वैल्यू होल्ड करता है ये, मतलब एक प्रियम्बल सिर्फ एक पेज की चीज है, बट कितनी वैल्यू होल्ड करता है। उसके बाद इनने एक और चीज कही थी कि ये एक प्रॉपर यार्डस्टिक है। अब यार्डस्टिक क्या होता है, यार्डस्टिक एक चीज होती है जिससे कि अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो या हिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो पुराने टाइम पे आपको ये पता चला होगा कि एक स्टिक टाइप की कोई चीज होती थी जिसका एक पर्टिकुलर मेजरमेंट हुआ करता था, उससे हम किसी भी लैंड को या पर्टिकुलर एरिया को मेजर किया करते थे। तो यार्डस्टिक, इनने यही कहा कि प्रियम्बल से आप ना पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को मेजर कर सकते हो कि ये क्या है, क्या इसमें क्या चीज है, क्या नहीं है। तो ये सारी चीजें होती हैं। उसके बाद क्या प्रियम्बल को कभी हम अमेंड कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आएगा जब प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है, या हम इसे अमेंड कर सकते हैं। ये चीजें दिमाग में आ रही होगी क्योंकि अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये एक नॉन एनफोर्सेबल है। देखो यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ में लिखा है कि एक नॉन एनफोर्सेबल है कोर्ट में, तो हम इसे अमेंड करें या ना करें, क्या मतलब वैल्यू है। बट मैंने उससे पहले, एनफोर्सेबल से पहले, आपको एक और चीज बताई थी कि इन पांचों में से कुछ शब्द थे जो 42nd अमेंडमेंट के तहत ऐड हुए थे। मतलब ऑब्वियस सी बात है कि प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है, और किया गया है। कब, 1976 में। इसके बारे में भी हम आगे पढ़ते हैं, कहां थे हम, हाँ, अमेंडमेंट की तरह। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रियम्बल को पहले, मतलब कि प्रियम्बल को पहले भी अमेंड किया जा सकता था, बट मतलब प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हैं, बट उसके बेसिक स्ट्रक्चर को हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते। बेसिक स्ट्रक्चर को हम बिना चेंज किए उसके अंदर अमेंडमेंट ला सकते हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि 42nd अमेंडमेंट के तहत कुछ वर्ड्स को ऐड किया गया था, है ना। अब 42nd अमेंडमेंट कौन से साल में आया था, 1976। इस टाइम पे पीएम कौन थी, इंदिरा गांधी। इस टाइम पे पीएम कौन थी, इंदिरा गांधी। और ये पूछ लिया जाता है कि उस टाइम पे पीएम तो हमें पता है कि इंदिरा गांधी जी हैं, बट इस टाइम पे वो कौन थे, क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट। तो ये आपके लिए सवाल है कि इस टाइम के प्रेसिडेंट कौन थे, उसमें आ रखा है, और मैं इसके आंसर को कमेंट में पिन कर दूंगा, ठीक है। और हाँ, पर इस 42nd अमेंडमेंट में था क्या, तो जैसे कि पहले जो ओरिजिनल अमेंडमेंट आए, मतलब पहले जो ओरिजिनल प्रियम्बल आया था, उसमें हमें तीन चीजें देखने को मिलती है। सोवरेन लिखा था, डेमोक्रेटिक लिखा था, और रिपब्लिक लिखा था। बट मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि 5 वर्ड्स थे, तो इसमें हमने क्या ऐड किया, सोशलिस्ट, और क्या ऐड हुआ है, सेक्युलर। सोशलिस्ट सेक्युलर वर्ड को हमने प्रियम्बल में ऐड किया 42nd अमेंडमेंट के तहत। और इसमें हमने एक और वर्ड ऐड किया है, इंटीग्रिटी। ये थर्ड वर्ड याद कर लो। तो ये तीन चीजें जो थी, ये हमने 42nd अमेंडमेंट में इंक्लूड की थी। और 42nd अमेंडमेंट को एक और चीज कहा जाता है, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए थे। मतलब एक टाइप से कि एक छोटा कॉन्स्टिट्यूशन ही था, कि 42nd अमेंडमेंट में इतने चेंजेस हुए ना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तुम अगर लिस्ट देखोगे तो तुम भी कहोगे यार ये सही में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का काम किया है।
उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो क्या था, हाँ, तो पहले तो हम एक बेसिक आउटले जान लेते हैं कि प्रियम्बल में क्या चीज कैसे है। ये मैंने तुम्हें बताया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। पहली लाइन यही है कि मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन को पावर ही सिटीजन की बदौलत से मिल रहा है। उसके बाद सोवरेन, ठीक है, सोवरेन जो वर्ड है ये हमने रशियन उससे लिया है, नहीं सोवरेन नहीं, ये जस्टिस, मैं सोवरेन कहता, सोवरेन मतलब कि हम किसी के गुलाम नहीं है, मतलब कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स हमारे ऊपर रूल नहीं कर सकती, या हम अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये सारी चीजें प्रियम्बल के अंदर मेंशन हुई थी, और मैंने बताया था कि सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड को 42nd अमेंडमेंट के तहत ऐड किया गया था। जो वर्ड जस्टिस है, जस्टिस को हमने रशियन रेजोल्यूशन से लिया था, रशियन रिवॉल्यूशन से। ये जस्टिस वर्ड को हमने छीना था, या हम कह सकते हैं छीना, क्या कह सकते हैं, इसे हमने वहां से उठाया था। जो वर्ड है लिबर्टी और इक्वालिटी, इसे हमने कहां से लिया था, हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया था, फ्रेंच रेवोल्यूशन से। और ये फेटर्निटी को भी, मतलब कि हमने रशियन रिवॉल्यूशन से और फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमने ये चार वर्ड जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फेटर्निटी, ये सारे वर्ड्स यहां से उठाए गए थे। ये तो बेसिक चीज थी। इसके बाद प्रियम्बल के बारे में क्या है क्या नहीं है, उसके बाद अभी हम इसे डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात आता है क्या प्रियम्बल को हम अमेंड कर सकते, मतलब प्रियम्बल क्या पार्ट है, क्योंकि हमने ये चीज देखी कि हम प्रियम्बल को अमेंड कर रहे हैं, बट क्या प्रियम्बल असली में पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का? क्योंकि जब तुम बुक लेते हो तुम बुक के इंडेक्स को ज्यादा ध्यान देते नहीं हो, बट यहाँ पे इंडेक्स की वैल्यू है, जो कि इंडेक्स हमारा प्रियम्बल है। तो सबसे पहले केस हुआ था, बेरुबारी केस। इसमें क्या होता है कि प्रियम्बल को कहा था कि वो एज अ नॉट, हम उसे पार्ट नहीं कैलकुलेट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का, कि बेरुबारी केस में था कि प्रियम्बल को हम पार्ट नहीं मानेंगे। फिर एक दूसरा केस हुआ था, केशव नंदा भारती केस। ये कब हुआ था, 1973 में। केशव नंदा भारती केस में जो गवर्नमेंट, मतलब कोर्ट था, उसने बेरुबारी केस को ओवररूल करके ये कहा कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट कैन बी अमेंडेड, ठीक है, और इसके बेसिक स्ट्रक्चर को हम चेंज नहीं कर सकते। फिर एक केस है 1995 में, कौन, यूनियन गवर्नमेंट वर्सेस LIC ऑफ इंडिया केस। इसमें भी यही चीज कही गई कि प्रियम्बल इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमें इससे ही पता चलता है कि हम पहले वाले में बेरुबारी में कहा कि प्रियम्बल पार्ट नहीं है, दूसरे वाले में कहा प्रियम्बल पार्ट है, तीसरे वाले में भी कहा प्रियम्बल पार्ट है। तो मतलब 2/1 के रेशियो से हमें यह पता चलता है कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद, और इसे हम कौन सी, हाँ पहले अब इस बाद में पढ़ते हैं। तो जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि 5 शब्द, ये 5 वर्ड्स जो थे हमने अपने प्रियम्बल के अंदर इंक्लूड किया। तो जो वर्ड है सोवरेन, सोवरेन का मतलब क्या होता है कि हम किसी के, मतलब हम एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, हम पूरे एब्सोल्यूट है और सुप्रीम है, हम किसी के पावर के अंडर में नहीं आते। नॉट कंट्रोल्ड बाय एक्सटर्नल, कि कोई भी हमें एक्सटर्नल जो फोर्स है या एक्सटर्नल क्या कैसे अथॉरिटी है, एक्सटर्नल अथॉरिटी हमें कोई भी, हमारे पर कोई रूल या कोई चीज फोर्स नहीं कर सकती है। हम इंडिपेंडेंट है और हम किसी और के पार्ट नहीं है। एंड द पावर ऑफ स्टेट डील विद द मैटर विदाउट एनी डिपेंडेंसी, मतलब हम किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं है। यही चीज इस सोवरेन वर्ड में बताया गया है। फिर अगला जो वर्ड आता है सोशलिस्ट। जो ये वर्ड है सोशलिस्ट, हम एक टाइप से, सोशलिस्ट वाज एडेड इन प्रियम्बल, ठीक है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ा गया 1976 में, इमरजेंसी के टाइम पे, ये मैंने बता दिया। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि तुम्हें एक पहले तो चीज कि तुम्हें किसी भी बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं फेस करना पड़ेगा, कास्ट के बेस पे, कलर के बेस पे, क्रीड, सेक्स, रिलीजन या लैंग्वेज। और दूसरा ये भी है कि जो भी इसका प्रोडक्शन होता है, जो भी प्रोडक्शन होगा और डिस्ट्रीब्यूशन होगा किसी भी गवर्नमेंट का या फिर किसी भी कंट्री का, वो किसके हैंड में होगा, वो पब्लिक के हैंड में होगा।
मतलब कि पब्लिक मतलब गवर्नमेंट सारा चीज उठाएगी। बट हमने इंडिया में हमने क्या इनेक्ट किया है, हमने एज इट इज पूरा सोशलिस्ट वर्ड को नहीं लिया है, हमने क्या लिया है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। अब डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में क्या है, पहली चीज कि कुछ जो चीजें होंगी वो गवर्नमेंट होल्ड करेगी और कुछ चीजें हम क्या करेंगे, प्राइवेट कर देंगे। मतलब एक टाइप से मिक्स्ड इकोनॉमी होगी अपनी, ना कि पूरा गवर्नमेंट पे ही वो आए बर्डन, ना कि पूरा प्राइवेट बंदे पे। अब प्राइवेट पे आएगा, आपको सुविधाएं तो अच्छी मिलेंगी बट कॉस्ट जो होगी उन चीजों की वो बढ़ जाएगी। और पब्लिक में क्या होगा, अब पूरा बर्डन गवर्नमेंट पे आ जाएगा। जैसे हमने रशिया में देखा था, रशिया जब डिसइंटीग्रेट हुआ उसका मेन रीजन यही था कि सारी चीजें जो थी ना वो गवर्नमेंट ही फंड कर रही थी, तो गवर्नमेंट पे एक टाइप से पूरा इकोनॉमिक का बर्डन आ गया था। उसके बाद जब हम चलते हैं सेक्युलर वर्ड पे, सेक्युलर जैसे तुम पढ़ोगे तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि किसी भी रिलीजन से कोई कांटेक्ट नहीं, एक टाइप से सेक्युलर का मतलब यही होता है। बट जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बात करते हैं, सेक्युलर ये थर्ड, इसे भी 42nd अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया था 1976 में जब इमरजेंसी चल रही थी, कि प्रियम्बल एक इंडियन मतलब प्रियम्बल में जोड़ा गया था, ठीक है, कि इसमें यह है कि कोई जो गवर्नमेंट होगी, गवर्नमेंट का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा। क्या नहीं होगा, ऑफिशियल रिलीजन गवर्नमेंट का नहीं होगा। और एक ये चीज होगी ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा, बट कई कंट्रीज हैं जैसे कंट्रीज लाइक यूके, पाकिस्तान, इन सब के क्या है, ऑफिशियल रिलीजन होते थे। तो इंडिया ने कहा हमारा किसी मतलब कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा। तो इससे मतलब एक टाइप से ये दिखता है कि इन मतलब जो गवर्नमेंट हमारी सेक्युलर है, हम किसी एक क्रीड, कास्ट या किसी चीज को भी फेवर नहीं कर रहे हैं। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारा चौथा वर्ड आता है वो आता है डेमोक्रेसी, या हम कह सकते हैं डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेसी में ये एक तो सबसे पहले चीज ये नोट डाउन कर लो, डेमो दो वर्ड से बना है, ठीक है, एक डेमोक्रेसी दो वर्ड से बना, डेमो मीन्स पीपल, क्रेटिक मीन्स रूल। मतलब कि अगर तुम इसे एक साथ पढ़ोगे, डेमोक्रेटिक मतलब रूल ऑफ पीपल, यहां पे लिखा भी है रूल ऑफ मेजोरिटी, जहां पे हम कहते हैं जहां पे ग्रुप ज्यादा होगा वहां पे मेजोरिटी ज्यादा होती है, वहां पे उनका ही रूल चलता है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं। हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, रिप्रेजेंटेटिव, अब ये तो होगा नहीं कि हमें रूल बनाने तो सारे हजार के हजार लोग जाके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर या पार्लियामेंट के अंदर जाके बैठेंगे और हम रूल बनाएंगे, नहीं। तुम क्या करोगे, उन हजार लोगों पे एक बंदा इलेक्ट करोगे जो तुम हजार लोगों की वॉइस पार्लियामेंट में लेके जाएगा, और वहां पे तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे फेवर में, या फेवर कहना सही नहीं रहेगा, बट तुम्हारे लिए एक कानून बनाएगा जो तुम्हें भी हार्म ना करे और दूसरे क्या कहते हैं लोगों को भी हार्म ना करे। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि एक आदमी के पास एक वोट होता है, ठीक है। फिर जब हम चौथे वर्ड की बात करते हैं, इंडिया में क्या है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी मतलब कि यहाँ पे पार्लियामेंट और प्रेसिडेंशियल दोनों वर्क करते हैं, पार्लियामेंट भी साथ साथ में काम करेगा और प्रेसिडेंट भी काम करते हैं। एक टाइप मतलब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी मतलब पार्लियामेंट के पास ज्यादा पावर होती है एज कम्पेयर टू वन सिंगल पर्सन। लाइक यूएसए में क्या है, यूएसए में प्रेसिडेंसी सिस्टम है। अब प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होगा कि एक ही बंदे के पास सारी पावर आ जाती है, बट इंडिया में ऐसा चीज नहीं है। फिर आगे हम बढ़ते हैं रिपब्लिक के ऊपर। रिपब्लिक में क्या बताते हैं कि जो हेड ऑफ द स्टेट है, आगे में हमारा, हाँ ये रहा, रिपब्लिक में क्या कहते हैं, जो हेड ऑफ द स्टेट है वो इलेक्टेड होगा। क्या होगा, इलेक्टेड, हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड होगा। इंडिया में जो प्रेसिडेंट होते हैं उनका क्या होता है, 5 साल का होता है जो टर्म होता है। जब हम प्रेसिडेंट की देखें या किसी भी पार्टी की देखते हो, प्रेसिडेंट हो गया, पीएम हो गया, सीएम हो गए, इनकी क्या टर्म होती है, 5 साल की होती है, और हर 5 साल में ये इलेक्ट होके आते हैं। ये तो डायरेक्ट सीएम पीएम की क्या होती है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है, और प्रेसिडेंट का क्या होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। मतलब कि तुमने सीएम या पीएम के जो मेंबर्स होते हैं उन्हें वोट किया, अब वो आपस में चूज करते हैं कि प्रेसिडेंट कौन बनेगा, एक टाइप से। और
प्रेसिडेंट के बारे में कौन से आर्टिकल में बताया गया है? वो बताया गया है आर्टिकल नंबर 54 में। वो हम आगे पढ़ेंगे जब मैं प्रेसिडेंट के ऊपर तुम्हें बताऊंगा डिटेल में। फिर मैंने जैसे बताया था कि जस्टिस जो वर्ड है रशियन रेवोल्यूशन से लिया गया है। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे कि जस्टिस से क्या है। जैसे इसी पहली लाइन में पढ़ोगे, जस्टिस तुम्हें किस बेसिस पे दिया जाएगा? सोशलिज्म के बेस पे, सोशलिज्म कह रहा हूं, सोशल बेस पे, इकोनॉमिक बेस पे और पॉलिटिकल बेस पे। जब हम बात करते हैं सोशल बेस पे, सोशल जस्टिस का मतलब हमें आर्टिकल आपको 38 में पता चलेगा कि सोशल जस्टिस मतलब कि आपको किसी भी चीज से ऊपर आपको कोई भी डिस्क्रिमिनेशन आप फेस नहीं करोगे। डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल बताते कि आपको किसी भी सोशल मतलब सोशल जस्टिस में आप कोई भी डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं करोगे। जब आता है इकोनॉमिक जस्टिस के ऊपर, इकोनॉमिक जस्टिस आपके आर्टिकल 39 में मेंशन है। वो आपको बताता है कि जो भी रिच होगा या पुअर होगा उसे हम इक्वल ट्रीटमेंट देंगे। तुमने देखा होगा कि जब तुम कभी कोर्ट में गए होगे, वहां पे एक लेडी की स्टैचू होती है, वो तराजू पकड़ी रहती है, कुछ इस तरीके से तराजू होता है दोनों साइड पे, और उसने ऐसे हाथ में पकड़ा रहता है, उसकी आंखों पे ना एक पट्टी बंधी होती है। उसका ये फेस, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है बट उसके क्या होता है, आंखों पे पट्टी बंधी होती है। तो उससे क्या पता चलता है कि कोई भी आए, हम जो तुम्हें जस्टिस मिलेगा वो तुम्हारे पैसों को देख के नहीं मिलेगा या कलर या किसी भी क्रीड को देख के नहीं मिलेगा। वो तुम्हारे सही हो तो सही होगा, गलत हो तो गलत तुम्हें मिलेगा। तो एक टाइप से ये है कि अगर कोई अमीर बंदा भी जा रहा है कोर्ट में और गरीब बंदा भी जाए तो उन दोनों को इक्वल ट्रीटमेंट मिली जाएगी। और फिर इसके अंदर एक और चीज आता है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। चाहे मैन हो या वीमेन हो, अगर वो सेम काम कर रहे हैं तो उन दोनों की पे सेम होगी, कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा। फिर जब हम बात करते हैं पॉलिटिकल जस्टिस के बारे में, पॉलिटिकल जस्टिस कहता है कि आप इलेक्शन लड़ सकते हो, यू कैन फाइट एन इलेक्शन। आपको वोट दिया जा रहा है, मतलब कि आप वोट दे सकते हो, और इन दोनों बेस पे आपके ऊपर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। कहीं पॉइंट टाइम पे क्या था कि सिर्फ मेंस को राइट दिए जाते थे वोट करने की, विमेन्स को नहीं। बट आज के टाइम में मेंस विमेन्स सबको राइट है कि वो वोट कर सकते हैं और कोई भी इलेक्शन में पार्ट ले सकता है। ये हमें कौन से आर्टिकल में पता चलता है? ये हमें आर्टिकल 325 में और 326 में ये चीज मेंशन है कि आपके ऊपर मतलब आपको पॉलिटिकल जस्टिस मिलेगा। तो हमने अभी 3 जस्टिस के बारे में बात की। जो पहली थी हमारी सोशल जस्टिस जो आर्टिकल 38 में है, दूसरी हमारी इकोनॉमिक जस्टिस जो आर्टिकल 39 में है, और चौथी हमारी पॉलिटिकल जस्टिस जो हमें आर्टिकल 325 और आर्टिकल 326 में मेंशन मिलती है। उसके बाद जब हम अगले वर्ड की तरफ भागते हैं, वो वर्ड क्या है? वो है लिबर्टी, जो कि हमने कहां से लिया गया था? फ्रेंच रेवोल्यूशन से। कहां से? फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया गया है। अब इसमें क्या पता चलता है हमें? इसमें देख, यहां पे लिखा भी हुआ है कि आपको फ्रीडम मिलता है कि आप कुछ भी सोच सकते हो, थॉट का कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हो, कुछ भी बिलीव कर सकते हो, किसी पे भी भरोसा कर सकते हो या किसी की भी पूजा कर सकते हो। ये 5 टाइप की जो चीजें हैं ये हमें यहाँ पे पता चलती है। और ये लिबर्टी का हमें किस में पता चलता है? आर्टिकल 19 में, जो कि हमारा एक फंडामेंटल राइट भी है। जब हम फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे तो हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या चीज है। आर्टिकल 19 में क्या बताता है? इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फिर उसके बारे में एक और होता है आर्टिकल 25 से लेके जब हम 28 के बारे में पढ़ते हैं, वो किसके ऊपर होता है? रिलीजन के ऊपर, कि बिलीव फेथ एंड वर्शिप जो है ना, बिलीव फेथ एंड वर्शिप, ये आर्टिकल 25 से लेकर 28 में मिलता है। थॉट एंड एक्सप्रेशन का आर्टिकल 19 में पता चलता है हमें कि ये देखो क्या चीज होती है ना, कि तुम्हारे पास लिबर्टी दी जाती है, आजादी है, तुम कुछ भी कर सकते हो, बट उस आजादी से किसी और को नुकसान नहीं होना चाहिए।
तुम कुछ भी करे, कहोगे कि सर मेरे पास आज़ादी है, मैं कुछ भी करना चाहता हूँ, बट मुझे इसके घर में घुसना है, या मुझे बाउंड्री पार करनी है, या मुझे इंडियन टेरिटरी क्रॉस करनी है, बट उसकी भी एक लिमिटेड होती है। इंडिया में ये नहीं है कि क्या कहते हो तुम कुछ भी कर रहे हो। इंडिया में क्वालिफाइड लिबर्टी है। क्या है? क्वालिफाइड लिबर्टी। अब क्वालिफाइड लिबर्टी क्या है कि तुम्हें फ्रीडम मिलेगी, फ्रीडम तुम्हें दी जाएगी, प्लस रेस्ट्रिक्शन के साथ। अब बिना रेस्ट्रिक्शन के अगर तुम्हें हम फ्रीडम दे दे तो तुम तो कहते हैं जंगल रूल बन जाएगा, क्या कहते, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट होगा, ये चीज हो जाती, जिसके पास होल्ड द पर्स, होल्ड द पार, होल्ड द मसल, होल्ड द पार, ये वाली चीज हो जाएगी। तो हम अगले वर्ड पे बढ़ते हैं जो कि है इक्वालिटी। इक्वालिटी भी कहां से हमने उठाया है? फ्रेंच रेवोल्यूशन से। अब इक्वालिटी में क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ, जो हम पहली चीज पढ़ते हैं कि आपकी जो इक्वालिटी मतलब सबको इक्वल ट्रीटमेंट दी जाएगी लॉ के हिसाब से। ये जो हमने चीज थी हमने कहां से उठाई थी? यूके से, जो कि हम इक्वालिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 है हमारा, वो हमने यूनाइटेड किंगडम से उठाई थी, वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, वो हमारा आर्टिकल 14 से लेके 18, जो भी मतलब आर्टिकल 14 से लेके 18 तक जो है ना, उन चीजों, ये इक्वालिटी के बारे में बताया गया है। अगर हम यहाँ देखें, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा किसी बीच पे, गारंटी करता है ऑल सिटीजन ऑफ कंट्री इक्वल स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी की गारंटी करता है। ये हमें आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक मिलेगा, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट भी है। अगले पे हम स्किप करें तो होता है फेटर्निटी। अगर फेटर्निटी को मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, इसका मतलब होता है ब्रदरहुड या भाईचारा। ब्रदरहुड या भाईचारा, सिंपल सा है। इसमें क्या है कि हमें आपस में ना एकदम सेंस ऑफ ब्रदर्स एंड सिस्टरहुड, मतलब कि हमें आपस में ऐसे रहने की जैसे हमारे घर वाले ही हैं। कैसे तुम भाई और बहनों से आराम से रहते हो, कुछ कहोगे नहीं सर मैं तो अपनी बहन से लड़ता रहता हूँ या अपने भाई से लड़ता रहता हूँ, बट वो चीज इसमें नहीं है। इसमें है कि तुम अपने भाई या बहन से, या फिर सबको एक परिवार समझ के चलो। फिर इसमें दो चीज तुम देखोगे, यूनिटी एंड डिग्निटी। इन दोनों में यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। अब तुम कहोगे सेम ही तो है, नहीं, यूनिटी पॉजिटिव भी हो सकती है और यूनिटी नेगेटिव भी हो सकती है। अब मान लो कि तुम किसी को मारने जा रहे हो, ठीक है, तुमने कहा मुझे बस मन कर रहा है मैं इसे मार जाऊं, तुमने 4 लड़के बुलाए और जाके इसे पीट दिया, ये क्या हुई? नेगेटिव यूनिटी हुई। और पॉजिटिव यूनिटी तो होता ही है, मान लो किसी अच्छी चीज के लिए जा रहे हो कि हाँ हम इसके अगेंस्ट में फाइट करेंगे, मतलब फाइट इन अ सेंस ऑफ प्रमोट करेंगे किसी चीज को, तो वो भी यूनिटी पॉजिटिव होती है। बट इंटीग्रिटी जो होती है, ये पहली बात तो 42nd अमेंडमेंट में ऐड किया गया था, मैंने तुम्हें बताया था 1976 में ऐड किया गया था। उसके बाद ये हमेशा पॉजिटिव होता है। अब हमेशा पॉजिटिव क्यों होता है? क्योंकि इंटीग्रिटी क्या होता है? एक हार्मनी क्रिएट करता है, शांति और पीस क्रिएट करता है किसी भी गवर्नमेंट या किसी भी कंट्री में, ठीक है। ये होती है इंटीग्रिटी, मतलब एक तरह से बॉन्ड कह सकते हो। फिर जो अब हम आते हैं अपने लास्ट पैराग्राफ पे, जो कि हमारा प्रियम्बल का है, इसमें हमें ये चीज पता चलती है कि ये जो प्रियम्बल है 26 डे ऑफ नवंबर, मतलब 26 नवंबर 1949 को हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो तैयार हो गया था। बट कहोगे सर 26 नवंबर को तैयार तो हो गया था, बट हमने इसे 26 दिसंबर कह रहा हूं, जनवरी 1950 को अडॉप्ट क्यों किया था? इसके पीछे भी बहुत बड़ी हिस्ट्री है, क्योंकि हम 26 जनवरी को ना बहुत टाइम से ना एक इवेंट मान रहे थे कि हमें 26 जनवरी को आज़ादी मिलेगी, 26 जनवरी को आज़ादी मिलेगी, और हम हर साल से 26 जनवरी को एज अ कह रहे थे कि हमें इस दिन आज़ादी मिलेगी। बट हमें अनफॉर्चुनेटली या कह लो फॉर्चुनेटली जो आज़ादी है वो 15 अगस्त को मिल गई। अनफॉर्चुनेटली इसलिए कहा क्योंकि उस टाइम पे जो एक डिवीजन हुआ हमारी कंट्री का, इसलिए कहता है अनफॉर्चुनेटली, बट फॉर्चुनेटली क्योंकि हमें आज़ादी मिल गई, हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने फाइट किया था, तो इट्स अ गुड थिंग। और उसके बाद हमें ये पता चलता है कि अप्रोक्सीमेटली 3 साल लगे थे, जो कि अगर हम उसे ब्रीफ में देखें या किसी भी, तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बन के
तैयार होने में। और टोटल कितने 11 सेशंस हुए थे जो कि 165 डेज के कंप्रेस हुए गए थे। तो यहाँ तक मुझे लगता है प्रियम्बल का मैंने आपको पूरा ओवरले दे दिया कि प्रियम्बल में क्या है क्या नहीं है। यहाँ से मैं एक बार देख लूँ कुछ छूटा तो नहीं। पहले प्रियम्बल, हाँ, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, इन्फोर्सेबल नहीं है, ठीक है, यूएसए से लिया गया, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, व्यू पॉइंट बता दिया, अमेंडमेंट हो सकता है ये भी बता दिया मैंने आपको कि क्या क्या अमेंडमेंट हुए थे। उसके बाद रशियन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन से प्रियम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, सोशलिस्ट डेमोक्रेसी ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक 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 ठीक, हर एक वर्ड एक्सप्लेन कर दिया, लास्ट हो गया। और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप चाहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और स्टे ट्यून एंड स्टे हैप्पी।